Hi everyone, welcome to SP Chemistry classes. Today we will study about the geometry and molecules वाला जो concept था ना, उसी का हम थोड़ा सा applications है ना. अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस बना के रख दिए हैं. यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले हो रहा है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पढ़ लिया था. क्या क्या पढ़ा था? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्री, शेप एंड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर, शेप और जियोमेट्री में डिफरेंस क्या होता है, साथ ही हाइब्रिडाइजेशन से या स्टेरिक नंबर से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसका, ज्योमेट्री कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उसकी शेप क्या होगा, कितने नंबर्स में लोन पेयर्स है और कितने नंबर में बॉन्ड पेयर्स है, किया था हमने. अगर इतनी प्रैक्टिस हमने किया था तो ये क्वेश्चन जो है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो बन जाना चाहिए. थोड़ी देर के लिए मेरा वीडियो पॉज करो और बनाना स्टार्ट करो, ठीक है. ट्राई करो, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना फिर आपको लगेगा कि नहीं ये इजी है, लेकिन जब हम खुद से ट्राई करते हैं तो ही वो जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होता है हमारे ब्रेन में. ठीक है जी, स्टार्ट करते जाओ. अभी मैं क्या करने वाली हूँ, पूरे CSIR ने 2021 के प्रिपरेशन के लिए पूरे क्वेश्चन बैंक ला रहे हैं. ठीक है, उस क्वेश्चन बैंक में हम क्या करेंगे, 50-50 क्वेश्चन एवरी टॉपिक से डालूंगी. उसमें क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट के साथ में मैं उसको सॉल्व भी कराऊंगी. एक एक कॉन्सेप्ट आप बनाते रहो. मैं बोल रही हूँ जस्ट ऐसी कि एक एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो हम उसमें क्लियर करेंगे. 50-50 क्वेश्चन करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग से भी, पीरियोडिक टेबल से भी, ऑर्गेनोमेटलिक, बायो इनऑर्गेनिक एंड एज वेल एज आपका फिजिकल रिलेटेड टॉपिक्स. अब वो मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ, वो वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा. वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे स्पेशली प्रिपरेशन के लिए जो हमारे आने वाले एग्जाम्स है ना. तो आपको क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकॉन को क्लिक कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं FB पेज में और साथ ही इंस्टाग्राम में. ठीक है, आपको लिंक दिख रहा होगा मेरा FB पेज का लिंक साइड में और साथ ही इंस्टाग्राम का. स्टार्ट करें अब हम. ट्राई कर लिया आपने, थोड़ा सा देखा होगा, जो प्रीवियस ईयर में सिखाया था वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके लगाना है. ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बनाना. अब देखो, सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको देख के ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है यार, ऐसा मॉलिक्यूल तो हमने देखा नहीं है. लेकिन एग्जाम में अब CSIR एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं है जो हम एग्जाम्पल लेते हैं. अब क्वेश्चंस को क्या करते हैं, थोड़ा वेरी कर देते हैं. मतलब जो मोनोवेलेंट एटम अभी तक हमने पढ़ा था उसको अलग तरीके से उसके डेरिवेटिव्स बना के उसको अटैच करके देते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ. अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहला तो कंफ्यूजन आपको ये आया होगा कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम हम किसको माने, आया होगा. सबसे पहला, अगर आप बेसिक्स पढ़ रहे हो ना, अभी बहुत ज़्यादा नहीं पता है आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में या सेंट्रल मेटल एटम आपको सेलेक्ट करना नहीं आता तो कन्फ्यूज़न तो आई होगी, नो डाउट. अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कि किसको हम एज ए सेंट्रल मेटल एटम ट्रीट करते हैं. तो पहले तो आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, इसे कैसे बनाओ और हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालूँ. और अगर उसने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, अगर उसने पूछ लिया व्हाट इज़ द जियोमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो फिर मैं क्या करूँ, आएगा प्रॉब्लम. तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, सबसे पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम जो है, हमने अभी तक जितने स्टेरिक नंबर्स पढ़े उसमें हमने देखा था कि एटलीस्ट 2 बॉन्ड तो बनाता था सेंट्रल मेटल एटम. क्या करता था, 2 बॉन्ड्स वो फॉर्म करता ही करता है. मतलब उसके वैलेंस सेल में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए जिससे कि वो बॉन्डिंग कर सके, वो भी 2 सिग्मा बॉन्ड बना सके. लोन पेयर हो वो बेटर है आगे और जितना भी हो सके, पर मैं बोल रही हूँ कि मिनिमम 2 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए, तभी जा करके वो एटलीस्ट 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तभी हम उसको डिफाइन कर पाएंगे, उसकी जियोमेट्री और उसका शेप निकाल पाएंगे. अब देखो होता क्या है, फ्लोरीन तो ओनली सिंगल बॉन्ड ही बनाता है. पता है आपको क्या है, ये मोनोवेलेंट एटम है. फ्लोरीन इज अ मोनोवेलेंट एटम, ऑलवेज 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है. उसको क्या मैं एज ए सेंट्रल मेटल ले सकती हूँ, नहीं लेंगे. अब आया एक चीज़ इसके बारे में, देखो ये क्या है. तो मेरे ब्रेन में आ रहा है कि इसने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ ना इधर ग्रुप डेरिवेटिव्स कर दिया है, और ऑक्सीजन ने ऑलरेडी अगर एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो अब उसकी भी कैपेसिटी क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड बनाने की है ना. तो एग्जैक्टली अभी भी उसकी कैपेसिटी सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाने की है. मतलब क्लियर होता है कि ना तो मेरा ये पूरा ग्रुप एज ए सेंट्रल मेटल यूज़ होएगा कोई भी इसमें से, और ना ही ये वाला ग्रुप सेंट्रल मेटल यूज़ होगा. पर्टिकुलर अगर वो लिख के देता है ना, इस मॉलिक्यूल में आप सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, अगर लिख के दिया प्रॉपर कि इस मॉलिक्यूल्स में आप सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताइए या सल्फर की जियोमेट्री बताइए ऑन द बेसिस ऑफ सल्फर, तो आपको मूव करना है सल्फर साइड. लेकिन अगर बोल दिया है व्हाट इज़ द शेप ऑफ या व्हाट इज़ द जियोमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो आपने देखना है कि जिनॉन इज़ द सेंट्रल मेटल एटम. क्या है यहाँ पे, जिनॉन जो है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है. बनेगा कैसे, देखो सबसे पहले मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए. हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, स्टेरिक नंबर देख लेते हैं. हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या पढ़ा था हमने, स्टेरिक नंबर देखते हैं. 1 बाय 1 कर रहे हैं. सबसे फर्स्ट लिखो जिनॉन. जिनॉन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जल्दी याद करो.
कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है एसीटोन? लास्ट वाला इनर्ट वाला जो हमारा नोबल गैसेस। अब उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। कितना इलेक्ट्रॉन होता है उनके वैलेंस सेल्स में? 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये पता है मुझे। ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिया मैंने। अब क्योंकि मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बना दिया, अब मैं देख रही हूँ कि बॉन्डिंग किससे हुई है। तो मेरे पास क्या है, एक मोनोवेलेंट एटम है F जिससे वो बॉन्ड हुआ होगा, एक मोनोवेलेंट एटम तो है F, और जो दूसरा मोनोवेलेंट एटम है ना वो है क्या? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इधर मैं कुछ भी ग्रुप लगा दूँ, कोई भी मैटर ही नहीं करता। सपोज मैंने ये लगा दिया है, तो ये तो एज ए ग्रुप ट्रीट कर रहे हैं ना हम उसको, एज ए सब्सटीट्यूएंट, या बोल सकते हैं एज ए डेरिवेटिव्स इसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि अगर मैं OH लिखूँ तो भी आप इसको मोनोवेलेंट बोलोगे ना, मोनोवेलेंट। अगर मैं OH लिखूँ तो इसको आप मोनोवेलेंट बोलोगे। क्यों मोनोवेलेंट बोलोगे? क्योंकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी है 2 बॉन्ड बनाने की, उसने ऑलरेडी 1 बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन से, अब वो एज ए ट्रीट किया जाएगा मोनोवेलेंट। अब क्योंकि वो मोनोवेलेंट जैसा ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए इधर तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। इसलिए आपको अब एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया, उसको थोड़ा और डील करूँगी मैं अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर और एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा ऐसा डेरिवेटिव्स है उन सबको मोनोवेलेंट ट्रीट कर सकते हैं। मतलब मोनोवेलेंट एटम जो हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं वो एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है। एक तो डायरेक्ट होता है जो हमको दिखता है। डायरेक्ट कैसे? अगर हमने किसी मॉलिक्यूल्स को देखा और वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो बोलेंगे ये एज ए मोनोवेलेंट वर्क कर रहा है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से बना के देता है पीछे साइड्स पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल और एक समझा देती हूँ मैं इसमें। जैसे सपोज नाइट्रोजन है, एक सिंपल नाइट्रोजन है, खाली नाइट्रोजन है, तब आप इसको क्या बोलोगे? ट्राईवेलेंट है। आप खाली नाइट्रोजन है तो क्या बोलोगे? ट्राईवेलेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो 3 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। 3 बॉन्ड बनाने से वो स्टेबल होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, NH लगा दिया, जैसे ही NH लगा दिया, अब क्या होगा? एक नाइट्रोजन ने तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया है, तो ये वर्क करेगा एज ए डाईवेलेंट, ये वर्क करेगा एज ए ट्राईवेलेंट, ये वर्क करेगा डाईवेलेंट के जैसा। ठीक है जी। लेकिन यहीं पे अगर आपने 2 हाइड्रोजन लगा दिया ऐसे, तो अब जो बना है ग्रुप वो कैसा बिहेव करेगा? ऑब्वियस मोनोवेलेंट एटम। ये अब कैसा बिहेव करेगा? मोनोवेलेंट एटम के जैसे। अब यही चीज़ मेरा बोलना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया तब तो आप इजी वे में बना लेंगे। कैसे? सपोज आपको दे दिया सेंट्रल मेटल एटम है मेरा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से अटैच है क्या? ये 2 NH2 तब तो मुझे समझ आ गया मोनोवेलेंट बना है, बिल्कुल वाटर जैसा इसकी स्ट्रक्चर है, सीधा ब्रेन में क्लिक किया। लेकिन यहीं पे आपको और कंफ्यूज कर दिया, और कंफ्यूज करके क्या करता है वो, इस नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगा दिया आगे। ठीक है, सपोज उसने लगा दिया क्या? SiCH3 लगा लिया, इधर भी SiCH3 लगा दिया। अब लगेगा ना कॉम्प्लिकेटेड, फिर आप क्या बता पाओगे कि ये एक्ट करेगा एज ए मोनोवेलेंट? ठीक है, तो वही चीज़ मैं समझा रही हूँ कि जो मोनोवेलेंट एटम हम बोलते थे, अभी तक हमको इतना पता था हैलोजन ग्रुप मोनोवेलेंट एटम है क्योंकि उनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। सारे हैलोजन ग्रुप जो है वो मोनोवेलेंट एटम है क्योंकि उनको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ठीक है, इसके साथ हम बोलते थे कि अगर ऑक्सीजन के साथ कोई बाइंड हो गया तो वो भी एज ए मोनोवेलेंट एटम वर्क करेगा। कार्बन के साथ अगर हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया तो वो भी वो मोनोवेलेंट एटम के साथ जैसा एक्ट करेगा। आप ना अभी कंफ्यूज हो रहे हो, मैं इसका पूरा एक लिस्ट बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, फिर इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन बनाना, फिर ये सारा जो मोनोवेलेंट है किसको किसको हम एज ए मोनोवेलेंट ट्रीट कर सकते हैं वो चीज़ें बताऊँगी। तो आपको ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना वो ईजी वे में समझ आने लगेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। तो इस केसेस में है क्या मेरे साथ कि यहाँ पे ना एक सिंगल बॉन्ड बना दिया है फ्लोरीन के साथ और दूसरा सिंगल बॉन्ड बना दिया है इस ग्रुप के साथ OSO2F। अब तो सीधे सीधे से पता चल गया ना कि कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये। अब सीधे सीधे से मुझे दिख रहा है कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है। इसके पास देखो यहाँ से 1 लोन पेयर्स, ये 2 लोन पेयर और इधर आपका 3 लोन पेयर्स। ठीक है, थोड़ा सा वो करके लिख लो उसको तो समझ आ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने बना दिया F और साथ ही इसके साथ F जोड़ दिया। मेरे पास था टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो कितने बच्चे हैं, ऐसे दिख रहा है। इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये है कौन सा वाला। इसमें है ट्रू सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर्स। 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर्स मतलब सीधे से क्या आपको दिख रहा है
कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर्स। कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका, स्टेरिक नंबर 5। कहाँ से, स्टेरिक नंबर 5। दिख गया ना, ये वाला केस तो था स्टेरिक नंबर 5 में, अभी पढ़ाऊंगे जो मैं आगे आपको। अब स्टेरिक नंबर 5 में ये है, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, 2 बॉन्ड्स पेयर है और 3 लोन पेयर्स वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फाइंड आउट करना था वो निकल गया हाइब्रिडाइजेशन। 5 स्टेरिक नंबर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। क्या होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। तो यहाँ से तो ये पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन इज ए sp3d। ठीक, sp3d है तो आज बात आती है जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या होगी इसकी, है क्वेश्चन है, व्हाट इज द जियोमेट्री। तो जियोमेट्री में आप सीधे से लिख दोगे sp3d है तो जियोमेट्री क्या होगा, tbp, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। बट अब बात करें शेप की कि व्हाट इज शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो ऐसे केसेस में आप क्या लिखोगे, शेप क्या है इसका, दिख रहा है आपको शेप कैसा है इसका, लीनियर। शेप कैसा है, लीनियर। मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था, इसका परफेक्ट वो बनाऊंगी अभी जियोमेट्री, तो आप देख लेना, पर इसका शेप हो जाएगा लीनियर। ठीक है, परफेक्ट जियोमेट्री बना दे। ये तो जानने के लिए था कि कौन सा केस है, बेसिक स्ट्रक्चर था ये, है ना। अभी टीबीपी आपको पढ़ाया नहीं है मैंने, स्टेरिक नंबर 5 में अभी हम गए नहीं हैं, नेक्स्ट वीडियो में वही उसी में ही जाने वाले हैं। फिर भी आपको आना चाहिए ये चीज़ें। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे जो F है ये एक्जी होगा, और एक्जी से एक F इधर जाएगा ऐसे, और जो अदर वाला ग्रुप है ना ऑक्सीजन वाला, वो इस वाले उसमें आएंगे। अब जो लोन पेयर्स हैं वो कुछ ऐसा अरेंज होगा, ये एक लोन पेयर यहाँ पे, दूसरा लोन पेयर यहाँ पे, और ये तीसरा लोन पेयर यहाँ पे। इसको ना एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। ये सब बैंड रूल जो है उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में जाता है, और क्यों ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करता है। वो सारा बैंड ने एक्सप्लेन किया था, वो भी हम पढ़ेंगे, है ना। जब स्टेरिक नंबर 5 करेंगे तो ये सारा चीज़ें बार बार आएगा और डिटेल में हम उसकी स्टडी करेंगे। पहले तो बस निकालना था हमको कि क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो इतना चीज़ें तो आपको समझ आ गया कि क्या है। ठीक है जी, सेकंड की बात करें, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सेपरेट कर लो इससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। सो क्वेश्चन अब बोलता है बताओ इसका क्या है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो आपने ना देखते ही डरना नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देख लिया करो, उससे चीज़ें क्लियर हो जाती है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल देखते ही समझ आ गया कि नहीं मैं तो हाइब्रिडेशन नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो मैंने देखा इसे एकदम ध्यान से देखो कि है क्या चीज़ें। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि कार्बन है 2 और उसके साथ है साइनाइड। पहले ना ये जो ग्रुप दिए हैं उसके स्ट्रक्चर को मेमोराइज करो कि कैसा होता है। मुझे पता है ये होता है क्या, कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना लिया रहता है नाइट्रोजन के साथ। तो अब ये जो कार्बन है वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए मोनोवेलेंट एटम। ये जो कार्बन है वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए मोनोवेलेंट एटम, और उसके साथ ही सेंट्रल एटम से अटैच होगा। तो सीधा से इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, एक है कार्बन मेरे पास, सिंगल बॉन्ड से मैंने दूसरा कार्बन को अटैच किया, इसके साथ ही यहाँ पे आ गया आपका N, और यहाँ पे हो जाएगा आपका N। हो गया ऐसा। अब देखिए सबका वो कंप्लीट है क्या, जितना बॉन्ड बनाता है कंप्लीट है क्या। इस कार्बन का तो कंप्लीट है, इसने 4 बॉन्ड बना लिए, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए, पर ये जो कार्बन है ना उसका भी बचा हुआ है ना। तो क्या करेंगे, ये 2 कार्बन है, डायरेक्ट N लिख दिया है मैंने, ऑन N। ऐसा ही है ना स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 कार्बन दिया हुआ है ना, 2 कार्बन है और फिर 2 साइनाइड्स हैं, तो ये होगा स्ट्रक्चर। अब होगा क्या, यहाँ से आ जाते हैं डबल बॉन्ड। समझ आ गया इतनी चीज़ें। अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, दिख गया अब आपको। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सीधे से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो काउंट करते जाओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसके केसेस में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ अगर मैं, तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 सिग्मा बॉन्ड, ये और ये वाला 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड। समझ आया इतनी चीज़ें। अच्छा, अभी भी एक तो बचा हुआ है ना, हाइड्रोजन भी तो ऐड हो गया इसमें, तभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा लग रहा था। ऐसे 4 होती है वैलेंसी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक मिस हो गया था। तो अब अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, तो जब तक उसने इंडिकेट नहीं किया कि कौन सा कार्बन है, स्टार बना के नहीं दिया, तो अब तो आपको स्ट्रक्चर देखनी है, और उसके ऑप्शन में दिया रहेगा ओनली sp, ओनली sp2, ओनली sp3। तो वहाँ पे देखते हैं क्या है। इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें तो है, इसने तो है 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं। इस कार्बन की बात करें तो इसने 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखा है।
2 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड। बाकी आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड जो है उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालने में रोल नहीं है ज़्यादा, है ना। इस कंडीशन में 2 सिग्मा बॉन्ड है तो सीधे से आप लिख दो sp हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला जो कार्बन है वो तो है sp हाइब्रिडाइज्ड। अब बात करते हैं इस कार्बन की, तो इस कार्बन के कॉन्सेप्ट में 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड होता है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा इस कंडीशन में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब एक क्वेश्चन आता है कि अभी कभी क्वेश्चन आ गया कि क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो बिल्कुल आपको पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है तब भी वो कार्बन कैसा होगा, लीनियर होगा, और लीनियर तो प्लेन में ही होता है ना, इसलिए प्लेनर, ठीक है जी। और अगर उसने sp3 हाइब्रिडाइज sp2 सॉरी ये sp2 है क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 निकल रहा था, 3 सिग्मा बॉन्ड था, sp2 है तो भी ये प्लेनर ही होगा। पढ़ते हो ना ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो आप ये भी बोल सकते हो, एक क्वेश्चन आ गया तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, प्लेनर भी है, और इस मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 हाइब्रिडाइजेशंस हैं। एक कार्बन जो है वो एज ए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और दूसरा कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ट्राई करोगे, बिल्कुल वैसे ही सोचना है कि कार्बन 12 दे दिया है एंड नाइट्रोजन 6 दिया है, कैसे हम इसको स्ट्रक्चर बनाए। थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर अगर पता चल गया तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकाल लोगे आप, है ना। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करनी है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। इसमें क्या करनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको, किसका, कार्बन एटम्स का, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन दिस मॉलिक्यूल। अभी मैं नेक्स्ट करती हूँ इस केसेस में। अब इस केसेस में भी देखो कैसे आएगा, और फिर से डाउट्स आ रहा होगा यार ये कहाँ से बिलोंग करता है, कैसा स्ट्रक्चर है। तो जैसे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया था वैसे इसको भी ट्राई करो, है क्या चीज़ इसमें। अगर मैं इस वाले ग्रुप को देखूँ ऐसा, और या फिर इस ग्रुप को देखूँ, तो सीधे सीधे से बोल सकते हैं ना सिलिकॉन के डेरिवेटिव्स है। कैसा, ये जो ग्रुप है वो एक्ट कर रहा है, ये है सिलिकॉन मेरा। अभी जो सिलिकॉन है उसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, CH3 और ये CH3 बना रखा है ना। तो अब इसके पास बनाने के लिए ओनली 1 बॉन्ड है, तो ये वर्क कैसा करेगा, एज ए मोनोवेलेंट एटम, जैसे कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने में करते थे। ये बिहेव करेगा एज ए मोनोवेलेंट एटम। यही तो दिया है ना स्ट्रक्चर में, SiCH3। आपको पता है कि जो सिलिकॉन होता है वो कार्बन फैमिली का है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब उसने 3 तो बना रखा है डेरिवेटिव्स के थ्रू, तो बचे सिंगल बॉन्ड बनाना, तो वही बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम से। तो इतना मुझे पता चल गया कि ये तो है मोनोवेलेंट एटम, मतलब ये तो है सराउंडेड एटम, ना कि सेंट्रल मेटल एटम। और कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है या कोवेलेंट केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो या सेफ हो या फिर स्ट्रक्चर हो, किसी भी चीज़ हो, तो हम वो किसका फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का। तो एक चीज़ तो पता चल गया कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है क्या, मेरा ऑक्सीजन। ये है मेरा सेंट्रल मेटल एटम, इतना क्लियर है। अब देखो होगा क्या, ये है सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन इज ए 16 फैमिली। 16 फैमिली से अगर ये बिलोंग करता है तो इसके पास है 6। 16th फैमिली से बिलोंग करता है तो इसके पास है 6 वो, ठीक है। बना लो जैसा भी करके 6 है। अब अगर 6 है इसके पास तो सीधे से इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया इस वाले सिलिकॉन के साथ, CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, ये भी CH3 होल थ्राइस है ना। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी बना लिया सिलिकॉन CH3 होल थ्राइस, ऐसे बना लिया। तो मुझे दिखता है कि कौन सा वाला केस हो गया, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। कौन सा केस है ये, 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर्स। सीधे से पता चल गया, कैसा दिख रहा है, वाटर के जैसा। वाटर का तो ऐसे रहता है ना, लर्न 11th क्लास से पता चल जाता है। वाटर में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वाटर में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसकी जियोमेट्री होती है टेट्राहाइड्रल, पता है पहले से। और उसके बाद शेप की बात करें तो होता है वी शेप या फिर एंगुलर शेप, पता है हमें पहले से। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है, राइट। अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसा लग रहा है, एकदम जैसे कि ये वाटर है, उसी टाइप का ही तो बन गया है ना, वही केस ही तो है। 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स। अगर इसमें 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड्स पेयर है तो सीधे से स्टेरिक नंबर मेरा फाइंड आउट हो गया 4, और 4 स्टेरिक नंबर का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जियोमेट्री आपको पता चल गई क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। और बात करें शेप की, तो शेप में जैसे पहले ही बता दिया था मैंने, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने ये बहुत क्लियर किया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्री एंड शेप।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो वो वीडियो देख लो, तो जाके ये सारे क्वेश्चन जो है वो ना अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके शेप की बात करें तो शेप है इसका वी शेप। तो ये तो बन गया हमारा क्वेश्चन ईजी वे में। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें भी हाइब्रिडेशंस वगैरह निकाल के। तो आ गया व्हाट इज़ द, सब कुछ पूछ रहा है इसमें भी, है ना, हाइब्रिडेशन पूछ रहा है, जियोमेट्री पूछ रहा है, एवरीथिंग। इसमें बताओ मुझे सेंट्रल मेटल एटम जैसा दिख कौन रहा है? दिख तो यही रहा है। अब सेंट्रल मेटल एटम के जैसा ये दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास में अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं पता है आपको? जो क्लोरीन फैमिली है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन फैमिली के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, साथ ही एक नेगेटिव चार्ज भी है। 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 नेगेटिव चार्ज। तो इससे मुझे पता चलता है कि फिलहाल अब क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। तो करते जाते हैं। वैसे भी आपको हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला भी बताया था, उसमें क्या हो जाएगा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स 7 है इसका, साथ ही मोनोवेलेंट एटम तो है नहीं, मोनोवेलेंट एटम 0। तो मोनोवेलेंट एटम 0 है तो कुछ नहीं लिखते हैं, बट चार्ज को लिखते हैं। चार्ज नेगेटिव में है तो प्लस करो, इज टू 8 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 इज टू 4। ये भी एक ट्रिक बताया था मैंने, कल ही बता दिया था। तो यहाँ से भी पता चल गया मुझे कि ये स्टेरिक नंबर क्या है? 4 वाले हैं। क्या है ये? स्टेरिक नंबर 4 वाले हैं। ठीक, दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से आ गया क्लोरीन, और क्लोरीन के पास है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है उसको, तो इतना तो है। अब इसने क्या किया है? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो आपने बोल सकते हो कि इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिया है। 3 सिग्मा बॉन्ड बना लो, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हो गया? 3 सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर्स। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, मतलब किसके जैसा? किसके जैसा है? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर किन में होता है? अमोनिया। ये बिल्कुल कैसा है? अमोनिया के जैसे। अब क्योंकि यहाँ पे है मेरे पास ऑक्सीजन, और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाता है, यही रीज़न है कि यहाँ पे आप मल्टीपल बॉन्ड बना दीजिए और लगा दो ऑक्सीजन को। ये भी मल्टीपल बॉन्ड बनाया, लगा दिया ऑक्सीजन, यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन लग जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में हो जाएंगे हमारे लोन पेयर्स। बन गया केसेस बिल्कुल वैसा ही है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। ये जो है उससे मुझे पता चलता है कि इसका हाइब्रिडेशन तो है sp3। जियोमेट्री क्या होगी? टेट्राहाइड्रल। बट बात करें शेप की, तो मैंने पहले ही बोला था कि शेप में हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, तो एक्चुअल में दिखता कैसा है ये? एज ए पिरामिडल। लेकिन जो लोन पेयर है वो उसको रिपल विपल करके उसके बॉन्ड एंगल्स को इफेक्ट करेगा, उसके शेप को बनने में इंपॉर्टेंस रोल देता है, वो भी आपको पता है। तो यहाँ से इसकी शेप की बात करें तो जो शेप है वो हो जाएगा क्या? पिरामिडल। शेप इज़ अ पिरामिडल। इतनी चीज़ क्लियर है? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और बिल्कुल से बताना, ठीक है? जिससे आपको कमेंट देके लगेगा ना मुझे कि एक्चुअल में आप पढ़ रहे हो और यूटिलाइज कर रहे हो जो मैं इतना कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको। ठीक, इसकी बात करें लास्ट वाला क्वेश्चन, ये क्या है? तो देख के तो बहुत टफ सा लगता है, ये भी उसी के जैसा है। ये बन गया तो वो बन ही जाएगा। इसको देखो, कार्बन 6 दे दिया है, नाइट्रोजन 18। देख के लग रहा है यार कैसे निकाले। अब इसको क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम। इसमें कार्बन एटम्स का हाइब्रिडेशन है क्या जी? तो निकोल, जैसे ही इसने कार्बन 6 दिया, ब्रेन में आ गया कि हमें बेंजीन रिंग बनानी है। मैंने क्या किया? बेंजीन रिंग बना दिया। लो, क्योंकि कार्बन 6 दिया था ना, वहीं से समझ आ गया कि यहाँ पे 6 कार्बन है। 6 कार्बन हमेशा क्या बनाता है? बेंजीन रिंग बनाता है। बना दिया बेंजीन रिंग। अब क्योंकि 6 कार्बन ने बेंजीन रिंग बना लिया है, तो नाइट्रोजन को लगाना शुरू करो। नाइट्रोजन को कैसे लगाएंगे? लगा दे जाओ, N3 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 N3, और ये हो गया आपका N3। हो गया सबके बॉन्डिंग एकदम करेक्ट। कार्बन ने पूरे 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं, और नाइट्रोजन को तो बस ऐसे ही लगा दिया है। तो वो अपने पास टेंशन में ला दिया आपको कि एट देखें, लेकिन था कुछ नहीं। हाइब्रिडेशन अभी भी बेंजीन का जैसे होता है ना, sp2 हाइब्रिडेशन। बेंजीन में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडेशन होता है, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इससे मुझे पता चल गया कि इसका जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन होगा क्या? sp2। उसमें अब मुझे मतलब नहीं है कि उसने सराउंडेड एटम क्या डाल के दिया है, उसने बस एक ही काम किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया N3 के थ्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना भाई, N3 में भी तो ये एक मोनोवेलेंट एटम के जैसा वर्क करेगा। मे भी आपको मोनोवेलेंट एटम कौन कौन होते हैं वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मोनोवेलेंट कौन कौन होते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि N3 भी एक्ट कर सकता है एज ए मोनोवेलेंट। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है ना, उससे दूसरे नाइट्रोजन लोग ने अपना पार्ट कर लिया है, एक बॉन्ड बना है, इसके पास बचा है जिससे 3 बना सके। तो ये तो था छोटा सा कॉन्सेप्ट कि
डायरेक्ट मोनोवेलेंट के भी साथ साथ आपको मोनोवेलेंट के डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए, जिससे कि आप टफ से टफ मॉलिक्यूल्स की डायरेक्टली स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकें। इतना चीज़ें क्लियर हुआ। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा सा बताना कि कौन कौन से ऐसे डेरिवेटिव्स हम ले सकते हैं, कैसे कैसे हम रिप्लेस करके बना सकते हैं, मोनोवेलेंट एटम कैसे बनाया जा सकता है। और मैंने जो कल क्वेश्चंस दिए थे आपको प्रीवियस वीडियोस में, लगभग 50 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा था, वो आपने प्रैक्टिस किया होगा घर में, है ना, सारे बन भी गए होंगे। तो उसमें से जो भी डाउट्स है या जिसके स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, जिसका हाइब्रिडेशन नहीं निकल रहा है, वो आप मुझसे पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, पक्के से आपको रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में पहले उसको सॉल्व कराऊंगी और उसके बाद ही आगे जाएंगे हम, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि जो मोनोवेलेंट एटम होते हैं वो 2 टाइप्स का होता है, एक है डायरेक्ट मोनोवेलेंट एटम और एक होते हैं आपके डिराइव्ड मोनोवेलेंट एटम। बहुत सारा है जिसको हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है ऐसा, देखो अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट की, चलो लिख लो छोटा सा कॉन्सेप्ट को, मोनोवेलेंट एटम कौन कौन सा होता है। एक्चुअल में ये जो मोनोवेलेंट टर्म्स है वो है जो सिंगल बॉन्ड बना सके, है ना, मोनोवेलेंट एटम मतलब जो सिंगल बॉन्ड बना सके। अभी 2 टाइप्स का होता है, एक जो हम पढ़ते हैं वो है डायरेक्ट और दूसरा जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब डायरेक्ट में कौन कौन सा है, बहुत सारा जो आपको पता है। सबसे पहले सारे ये थोड़ा सा क्लियर कर देती ना, क्योंकि अभी मैं बहुत यूज़ कर रही थी और क्या पता आपको वो चीज़ें समझ ना आया हो, इसलिए थोड़ा सा एक टेबल फॉर्म में बता रहे हैं कंपेयर करते हुए। सबसे पहले डायरेक्ट की बात करूँ तो डायरेक्ट में कौन कौन सा होगा, सीधे से हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑल हाइलोजन्स, सारे हाइलोजन्स की बात कर लो, जब वो बिहेव करेगा एज ए सराउंडेड एटम तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है आपका, CH3 जो आप जानते हो, सीधे से कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है तो यही होगा, CH3 है ना, कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना रखा है तो अब कार्बन एक ही बॉन्ड बनाएगा तो एज ए मोनोवेलेंट एटम यूज़ होगा इसका। और बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन के साथ H लगा दो, ये भी एज ए मोनोवेलेंट एटम वर्क करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ आपने R लगा दिया तो भी मोनोवेलेंट एटम के जैसा बिहेव करेगा। NH3 की बात करूँ, NH2 सॉरी, यहाँ पे ना NH2 कर दो, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो फिर ये भी मोनोवेलेंट एटम के जैसे ही वर्क करेगा, जो कि सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्म में दिखता है हमको, इतनी टेंशन्स की बात नहीं होती है। R की बात कर लो, ये भी उसी के जैसा बिहेव करेगा, मोनोवेलेंट एटम के जैसा। और कौन कौन सा हो सकता है, बहुत सारी है, आप बहुत सारे निकाल सकते हो। CH3 की बात कर सकते हैं आप, होल थ्राइस, ये तो डेरिवेटिव्स में आ जाएगा, हम डेरिवेटिव्स बनाएंगे तो फिर इसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ऐसे करके ना बहुत सारा है जो इसी के जैसा बिहेव करेगा। OX ऑल्सो, ऑक्सीजन का X के साथ एक बॉन्डिंग है तो अब ऑक्सीजन कैसा बिहेव करेगा एज ए डायरेक्ट मोनोवेलेंट एटम। तो ये सब था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि डायरेक्ट मोनोवेलेंट एटम है, एक ही बॉन्ड के साथ सेंट्रल एटम से अटैच्ड होगा। इसकी बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स। तो कुछ नहीं करना है आपको, इन्हीं के साथ ना चेंजेस करते जानी है, इसी के साथ में आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस करो, अपने आप आपको समझ आ जाएगा। कैसे, अब एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है किसी बहुत डिफ़िकल्ट वाले ग्रुप से, जैसे O कर दिया मैंने जो थोड़ी देर पहले दिया था आपको, S कर दिया, O3 कर दिया, F कर दिया, कुछ ऐसा समथिंग है ना। वैसे ही आपके डेरिवेटिव्स में O है, इधर आपने कुछ भी ले लिया यार, कुछ भी आप मतलब कुछ भी ले सकते हैं, है ना, जो बना रखा है अपना सिंगल बॉन्ड जो बना सकता है। चलिए साइनाइड ले लिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड S करके। वैसे ही ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ की बात करें तो जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसके साथ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, ये वाला क्वेश्चन, नाइट्रोजन ग्रुप के साथ पे आपने बड़ी सी एक ग्रुप लगा दिया है। कौन सा ग्रुप लगा दिया, CH3 होल थ्राइस। वैसे SI CH3 होल थ्राइस, तब भी ये जो नाइट्रोजन है वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे ये एक मोनोवेलेंट एटम है। अकेला CI की भी बात करूँ अगर मैं, और इसके साथ CH3 होल थ्राइस लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन के साथ लगा है तो अब भी ऑक्सीजन जो है वो बिहेव करेगा एज ए मोनोवेलेंट। आपको बस देखना है कि सेंट्रल मेटल कौन है, मेरा सेंट्रल मेटल एटम कौन है और सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो कैसा है। वो अगर मोनोवेलेंट आपको दिख गया तो बाकी पीछे साइड पे जैसा भी ग्रुप हो उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, हाइब्रिडेशंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। अपने लास्ट में क्या करते हैं, एक ना नेट में आया हुआ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो अभी तक के कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको लगाते हैं और उसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आया हुआ है 2017 में। स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द जियोमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल
एंड व्हाट इज द जियोमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल, है ना, दोनों का जियोमेट्री क्या है रिस्पेक्टिवली बताना है आपको। ध्यान से देखो, एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, विद इन सेकेंड आंसर निकालो। इतना प्रैक्टिस तो कर लिया। आज की वीडियो में हमने सबसे पहला चीज़ सीख लिया क्या, कि हम कैसे सेंट्रल मेटल एटम को सिलेक्ट करते हैं, है ना, सेंट्रल मेटल एटम को सिलेक्ट करना सीख गए। उसके बाद हमें कैसे सराउंडिंग एटम्स को उसके साथ अटैच करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। एक बार स्ट्रक्चर बना लिए तो अपने आप सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है वो निकल जाता है। ट्राई कीजिए जल्दी से। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल कौन कौन सा दिया है इसने। फर्स्ट मॉलिक्यूल दे दिया है क्या, SnF3, एंड जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो है XeF2O2, ये है। अब उसने क्वेश्चन किया दोनों की जियोमेट्री क्या है। याद रखना उसने जियोमेट्री पूछा है, ये हमेशा याद रखा करो। स्ट्रक्चर बोलता तो आपने शेप को बतानी थी, शेप बोलता तो शेप को, पर जियोमेट्री बोला तो पर्टिकुलर जियोमेट्री ही बतानी है। जियोमेट्री मतलब लोन पेयर को कंसिडर करके बताना है ना। इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो मुझे सीधे सीधे से दिख रहा है कि मैं क्या करती हूँ, एक नाइट्रोजन लिया और उस नाइट्रोजन में मुझे पता है कि कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, 5 कर लिया। 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ। अब मैंने देखा कि इसके पास मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 1 2 और ये 3, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे भी हैं और एक डाइवैलेंट एटम भी है S। इतना इजी वे में मेरे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो बन के रेडी हो गया। समझ आ गया ना कैसे हमने इजी वे में स्ट्रक्चर जो है वो कर लिया, क्योंकि पता था सेंट्रल मेटल एटम कौन होने वाला है, देख के समझ आ रहा था हमारे पास स्ट्रक्चर से। अब ये कॉन्सेप्ट इतना पता चल गया तो ये क्या वाला है, 1 2 3 एंड 4 ऑल आर बॉन्ड पेयर्स। 4 बॉन्ड पेयर्स का कॉन्सेप्ट है प्लस 0 लोन पेयर्स। और ऐसा किस में देखा था आपने, मीथेन में। सीधी सी कॉन्सेप्ट है। ये जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल कैसे जैसे ज्योमेट्री शो करेगा, मीथेन के जैसा। मीथेन में भी तो था ना 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट है मेरा। स्टेरिक नंबर समझ आ गया आपको, स्टेरिक नंबर समझ आ गया क्या है, 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकल गया इससे sp3, और जियोमेट्री तो दिख ही रहा है क्या है, टेट्राहाइड्रल। इसकी जियोमेट्री होगी क्या, टेट्राहाइड्रल। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। इसमें देखो क्या कॉन्सेप्ट है। इसके केसेस में उसने दे रखा है एक तो जिनॉन और उसके साथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन। बहुत फेवरेबल एक मॉलिक्यूल है जिनॉन। ज़्यादातर किसके साथ, पहले जिनॉन को क्या बोलते थे, इनर्ट गैस बोल देते थे। उधर वाले जो फैमिली था उसको इनर्ट गैस बोलते थे, पर बाद में आपको पता चला कि जिनॉन के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जिनॉन बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनाता है, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद जो इनर्ट गैस वाला कॉन्सेप्ट था ना उसको ख़त्म कर दिया गया, इसलिए तो बार बार पढ़ते हैं उसको। जो लास्ट ग्रुप है उसको पहले बोलते थे रेयर गैस, वो भी कॉन्सेप्ट खत्म किए। फिर बोलते थे इनर्ट गैस, तो बाद में पता चला जिनॉन तो इतने सारे रिएक्शन करता है, कैसे इनर्ट हो गया, इतने सारे मॉलिक्यूल बनाता है। फिर अब बोलते हैं नोबल गैस, है ना, वो अलग चीज़ थी। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं जिनॉन की बात। तो यहाँ से आपको पता है कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है मुझे, जिनॉन लिख दिया। जिनॉन के पास कितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो होते हैं इसके पास। अब ना बॉन्डिंग करना शुरू करते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो बॉन्डिंग करने से पता चलता है कि 2 बॉन्ड तो इसने बना लिया है, किसके साथ पे, 2 बॉन्ड इसने बना रखा है फ्लोरीन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड और दूसरा सिंगल बॉन्ड। और जो 2 बॉन्ड्स है वो बना रहा है ऑक्सीजन के साथ ऐसे। तो एक लोन पेयर वाला चीज़ बच गया इसके पास। मतलब मुझे एक चीज़ समझ आया इसके केसेस में कि इसमें 1 2 3 और ये 4 तो है इसके पास बॉन्ड पेयर्स, पता चल गया था ना। 4 तो है इसके पास बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर्स कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, तो ये है 1 लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट। तो एक तो ये वाला ट्रिक्स था जिसे हम सीधे से बना सकते हैं। पता चल गया इसका स्टेरिक नंबर्स हो जाएगा 5, और 5 स्टेरिक नंबर है तो ये बिलोंग करता है sp3d से। कहाँ से बिलोंग करता है ये, sp3d। और sp3d में अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो ज्योमेट्री क्या होता है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इसकी जियोमेट्री की बात करूँ तो सीधे सीधे मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालते ही समझ आ गया। जैसे मैंने आपको पूरा टेबल बनवा दिया था, है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन है तो ये ज्योमेट्री होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन है तो ये ज्योमेट्री होगा। ज्योमेट्री में तो प्रॉब्लम नहीं होता लोन पेयर बॉन्ड्स पेयर का, इसलिए सीधे से ज्योमेट्री लिख दो आप, TBP ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो दोनों की ही ज्योमेट्री हमने फाइंड आउट कर रखा है।
शेप तो पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, ज्योमेट्री ही है। ऐसे करके हमको बनाना है। एक और ट्रिक्स दे यहाँ पे, एक ट्रिक और है कि हम पहले ना हाइब्रिडेशन निकाल दें। XG है, F2 है और F2 है। ये भी ट्रिक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको। इसमें क्या करते हैं, सीधे से फॉर्मूला से रखते हैं। जिनॉन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन ही है ओनली मोनोवेलेंट एटम। अब ये जो ऑक्सीजन है वो तो डाइवेलेंट एटम है, उसको तो कंसिडर करना नहीं है। डाइवेलेंट एटम को फॉर्मूला में कंसिडर नहीं करते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम, इतना ही करते थे, डिवाइड बाई 2। अब आ गया क्या हमारे पास, ये हो जाएगा आपका, और कुछ मिसिंग है क्या इसमें, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, यही चीज़ था, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। 5 से यहीं से पता चल गया स्टेरिक नंबर 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जियोमेट्री हो जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। निकल गया आंसर सीधे से। इसका होगा टेट्राहेड्रल, इसका होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। समझाने में इतना टाइम लग रहा है, जब खुद बनाओ ना एग्जाम में बहुत विदिन सेकंड हो जाता है, ये चीज़ें देखते ही समझ आता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालो बस। तो आंसर में कौन सा दिख रहा है, टेट्राहेड्रल है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रिस्पेक्टिवली। इतना चीज़ें हमको यहाँ से क्लियर हुआ। ठीक, एक क्वेश्चन और आपको देती हूँ, अभी तक जितना समझे आप उसके अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में आया, एक क्वेश्चन और ट्राई करो, लास्ट है। अगर क्वेश्चन में उसने दे रखा है क्या, विच वन इज ए नॉन लीनियर, उसने क्वेश्चन में दे रखा नॉन लीनियर, और उसने ऑप्शन दे रखा है ए AgCl2, बी दे रखा उसने BeCl2, सी में है CaCl2, और डी है आपका I3 नेगेटिव, ऐसा दे रखा है। अब वो पूछ रहा है विच वन इज़ ए नॉन लीनियर। तो आपको एक चीज़ पता है कि लीनियर वाला सारे कॉन्सेप्ट हमें पता है, कोवेलेंट में हमने पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, लिनियरिटी निकाल लेते हैं, फटाफट हाइब्रिडाइजेशन निकालते जाते हैं। इसके केसेस में ये तो होगा लीनियर क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp निकलेगा, तो ये तो है लीनियर, दिख रहा है हमको। अच्छा, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन भी मैं अभी छोड़ देती हूँ, अभी एक्सप्लेन कर देने से फिर से आप अपना ब्रेन नहीं लगाओगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि विच वन इज़ ए नॉन लीनियर। इन जो 4 मॉलिक्यूल मैंने दे रखा है उसमें से कौन है जो नॉन लीनियर है। ठीक, अभी तक का तो हमने स्टेरिक नंबर 3 तक का पढ़ लिया, लेकिन अभी भी हम बॉन्ड एंगल्स के बारे में नहीं पढ़ पाए हैं। तो बॉन्ड एंगल्स को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, वेसिपर थ्योरी। तो वेसिपर थ्योरी को डील करेंगे। वेसिपर थ्योरी के साथ साथ आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी जानोगे, तभी जाके आप एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। ये 2 चीज़ें तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर जब मैं स्टेरिक नंबर 5 में जाऊँगी, अभी मैंने स्टेरिक नंबर 5 इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि उसको पढ़ने से पहले हमें जानना होगा क्या, बेंट रूल। बेंट रूल के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। डी ऑर्बिटल का कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, वो कैसे इफेक्ट डालता है हाइब्रिडाइजेशन में, वो हमको जानना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक के लगभग 5-6 क्वेश्चन जो है वो नेट में आया हुआ है, वो है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो जियोमेट्रिकल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ को फाइंड आउट करो, आइसो जियोमेट्रिकल स्पीसीज़ को फाइंड आउट करो, एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो जियोमेट्रिकल, वो हम डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें उन 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है।